ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के अलावा NSA लगना चाहिए, क्योंकि उसका इतना दुस्साहस कि भारत के चीफ जस्टिस के ऊपर उसने अटेम्प्ट यानी को हमला करने की कोशिश की, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए व्यक्तिगत उसमें ना जा कर के जो चैनल कुछ बढ़ाई कर रहे हैं, अरे वो कितने शालीन हैं, वो सिर्फ आपको मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख इसलिए बना रहे हैं कि अगर ये एक्शन ले लेगा तो उनका भाई जो है जेल चला जाएगा, कंटेम्प्ट होगा तो उसके अंदर हम कितनी सज़ा होगी, ये भी एक अलग मापदंड होगा। इसलिए ऐसे लोग सज़ा के पात्र हैं। जैसे ग्वालियर का ये कौन है वो अनिल मिश्रा, और ये ऐसे लोगों को तो जेल ही इनका एक स्थान है होना चाहिए, और जेल के अंदर में और इनको ढंग से चक्की भी पिसवानी चाहिए। खाली ऐसे नहीं कि जेल भेज दिया, वहाँ जाकर के इनको शारीरिक श्रम भी करवाएं इनसे, तभी जाकर के इनकी स्थिति सही बनेगी। मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए। और आज भारत के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो घटना घटित हुई, इस पर पूरे देश को विश्व स्तर पर शर्मसार किया गया है। भारत के चीफ जस्टिस ऑनरेबल गवई साहब पर एक सीनियर अधिवक्ता राकेश किशोर जी, जो सीनियर सिटीजन के दायरे में भी आते हैं, उनके द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता उछालना और सनातन की दुहाई लेकर के अपने को बचाव करना, यह घटना विश्व स्तर पर जब देखी जाती हैं तो पूरे भारत को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। विश्व स्तर के लोग आज भी सोचते हैं कि भारत के लोग जो अपने आप को श्रेष्ठ संस्कृतिवान कहते हैं, विश्व का धर्मगुरु कहते हैं, वो लोग आज भी इतने असभ्य हैं, इतने अशिष्ट हैं कि जातवादी मानसिकता से ग्रसित हैं। वो कोई भी सत्यवाद को आज भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इससे पूरे देश को विश्व स्तर पर अपमान झेलना पड़ता है। और यह दुस्साहस कहाँ से होता है कि भारत की सबसे बड़ी अदालत में और सबसे बड़े जज के अपमानित करते हुए जूते लहराना, ये मनुष्य की प्रवृत्ति कहाँ से पैदा होती है? इसका मूल कारण कहाँ है? इसका मूल कारण, जिसे हिंदू संस्कृति कहते हैं, जिसे ये अपना सनातन वैदिक धर्म कहते हैं, यह दूषित मानसिकता वहीं से पैदा होती है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉटसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज की बहुत बड़ी खबर है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के CJI BR गवई जी के ऊपर एक संविधान विरोधी के द्वारा जूता फेंकने की कोशिश की गई थी, उनका अपमान करने की कोशिश की गई थी। इसी घटना को देखते हुए आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा में अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के राष्ट्रीय संयोजक और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, और जानना चाहेंगे कि जो आज की ये बहुत बड़ी घटना है, इसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे, और जिस प्रकार से जिस व्यक्ति ने, जो संविधान व्यक्ति ने जो घटना घटित की है, उसके खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। और इसी के साथ ही साथ एक और संविधान विरोधी है, जो कि अनिल मिश्रा, जो कि ग्वालियर का जो एक प्रकरण चल रहा था, उसके द्वारा बाबा साहब के विषय में भी अभद्र टिप्पणी की गई है। तो इसी दोनों घटना को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे, आइए जानते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं रेंजर टीवी इंडिया के सभी सम्मानित दर्शक बंधुओं को कल
7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जी की जन्म जयंती पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। और आज भारत के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो घटना घटित हुई, इस पर पूरे देश को विश्व स्तर पर शर्मसार किया गया है। भारत के चीफ जस्टिस ऑनरेबल गवई साहब पर एक सीनियर अधिवक्ता राकेश किशोर जी, जो सीनियर सिटीजन के दायरे में भी आते हैं, उनके द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता उछालना और सनातन की दुहाई लेकर के अपने को बचाव करना, यह घटना विश्व स्तर पर जब देखी जाती हैं तो पूरे भारत को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। विश्व स्तर के लोग आज भी सोचते हैं कि भारत के लोग जो अपने आप को श्रेष्ठ संस्कृतिवान कहते हैं, विश्व का धर्मगुरु कहते हैं, वो लोग आज भी इतने असभ्य हैं, इतने अशिष्ट हैं कि जातवादी मानसिकता से ग्रसित हैं। वो कोई भी सत्य बात को आज भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इससे पूरे देश को विश्व स्तर पर अपमान झेलना पड़ता है। और यह दुस्साहस कहाँ से होता है कि भारत की सबसे बड़ी अदालत में और सबसे बड़े जज के अपमानित करते हुए जूते लहराना, ये मनुष्य की प्रवृत्ति कहाँ से पैदा होती है? इसका मूल कारण कहाँ है? इसका मूल कारण, जिसे हिंदू संस्कृति कहते हैं, जिसे ये अपना सनातन वैदिक धर्म कहते हैं, यह दूषित मानसिकता वहीं से पैदा होती है। क्योंकि हिंदू धर्म में ऊपर के उच्च वर्णीय तीनों जातियों के लोग ही इस देश में अपने आप को भारतीय मानते हैं, अपने आप को हिंदू मानते हैं, अपने आप को सनातनी मानते हैं, अपने आप को देशभक्त मानते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं और कानून से ऊपर मानते हैं। बाकी इस देश के दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, जनजाति के लोग और अल्पसंख्यक, चाहे वो पारसी हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सबको वो दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं। और इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है इस देश की सरकार। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसे डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, उसके संरक्षण में इस देश में जातवादी विषमता को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है कि वो धर्म की आड़ लेकर के, परंपराओं की आड़ को लेकर के इस देश में दहशतगर्दी का माहौल पैदा कर दिया है। अभी आरएसएस के 100वीं वर्षगांठ पर पूरे देश में शस्त्र पूजन के नाम पर इतना खुलेआम प्रदर्शन किया गया कि ये जो उन पर हथियार नहीं है या जो शांतिप्रिय अमन चैन भारत के नागरिक हैं, उनके लिए दहशत पैदा करना है। अभी जो कानून में भी ये परिवर्तन हुआ कि 7 साल से कम सजा के अपराध में अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, जेल नहीं भेजना चाहिए, उसे थाने से ही जमानत दे जाना चाहिए। यह कानून का मंतव्य गुंडागर्दी को बढ़ावा देना है।
क्योंकि एक गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति, दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति को अगर कोई गंभीर चोट न पहुंचाए, खाली जूते से मारे, लात घूंसों से मारे, भरी सभा में मारे, तो वो सभी अपराध 7 साल से कम सज़ा के दायरे में आते हैं और ऐसा गुंडा, ऐसा अपराधी थाने से ही जमानत पर छूट सकता है। इस दुष्कृत्य का ये परिणाम होगा कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं भारत में, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े समाज के, अल्पसंख्यक समाज के, वो दहशत में आ जाएंगे। वो अपने मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि पिटने के बाद में, उसके सामने दहशत गर्दी पैदा करने के बाद में थाने में भी जाता है तो SHO भी कह देता है कि भाई हम क्या करें, आपको जूतों से मारा है, समाज में 50 लोगों के बीच में मारा है, माँ बहन की गाली दी है, अपमानित किया है, तो हम इसे जेल नहीं भेज सकते क्योंकि इसने 7 साल से कम साल की सज़ा का अपराध किया है। तो मारने वाला थाने से मूंछों पर ताव दे करके फिर उसी गांव में, फिर उसी कमज़ोर के सामने दबंगी से कहता है कि तूने मेरा क्या उखाड़ लिया, तू मेरा क्या करा सकता है, मैं ऐसे ही मारूंगा और तुमको दब के ही रहना पड़ेगा। यही मनुवाद है। मनुवाद में सारे दलितों की हत्या नहीं कर दी गई थी, बल्कि वो इतने कमज़ोर कर दिए गए थे, इतने डरा दिए गए थे, इतने भयभीत कर दिए गए थे, अपमानित कर दिए गए थे कि वो अपने अपमान का बदला लेने का साहस नहीं जुटा पाते थे। यही RSS और भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि इस देश के अंदर कानून में परिवर्तन करके, दबंगों को बढ़ावा दे करके और खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करके ये दहशतगर्दी देश के अंदर पैदा कर दो कि दलित, पिछड़े समाज के लोग, कमज़ोर वर्ग के लोग इतना साहस ही न कर सकें कि उनके बराबर बैठ सकें, उनके बराबर मान और सम्मान की मांग कर सकें, अथवा पिटने कुटने के बाद में थाने में जा कर के अपनी शिकायत कर सकें। इससे ज़्यादा कभी बुरा भारत में समय आज़ादी के बाद नहीं आया जितना दौर अब चल रहा है। हमारे सनातनी के नाम पर जो विविधता इस देश में देखने को मिलती है कि आपके कावड़ जब चलती हैं तो पूरा रोड घेर के चलती हैं और कई दिनों तक चलता है, पूरा शासन का प्रशिक्षण मिलता है, संरक्षण मिलता है। आपकी जब दुर्गा विसर्जन होता है, गणेश विसर्जन होता है, पूरी सड़कों पर हुजूम निकलते हैं, तब इनकी आस्था का सवाल है। लेकिन इस देश का मुस्लिम समाज का भाई अपनी अगर इबादत अगर सड़क पर कर दे, मस्जिद के बाहर कर दे कि मस्जिद में जगह नहीं है तो कुछ सड़क पर आ जाएं, तो ये अपराध है। वो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते। ये कितनी भी तेज में अपने धर्म की आड़ में वाद्य यंत्रों को बजा सकते हैं, पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है क्योंकि ऊपर के आकाओं का संरक्षण मिला हुआ है इस तरीके के उन्माद पैदा करने वालों को। और वहीं मुस्लिम समाज के व्यक्ति की अगर अजान भी तेज हो जाए तो उनके मार्ग उतरवा दिए जाते हैं। ये इस देश में पूर्ण रूप से निरंकुश फांसीवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, लोगों को डरा के धमका के रखना चाहते हैं। और ये प्रवृत्ति की शुरुआत धर्म के नाम पर जो कुछ दिन पूर्व एक अनुरुद्धाचार्य ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस को संबंध में कहा कि इन्होंने उड़ीसा के मंदिर की खंडित मूर्ति को बनाने के लिए आदेश नहीं दिया है और उन्होंने ये कह दिया कि आप ईश्वर में इतनी आस्था रखते हो, उसमें इतनी शक्ति है, तो भाई उन्हीं से कुछ कराइए, ये कोई अपमान की बात नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि ईश्वर सर्वोपरि है, बिना उसके मर्जी के पत्ता नहीं हिलता,
और ये कहावत है कि साहब से सब होता है, बंदे से कुछ ना है, राही से पर्वत करे, पर्वत राही मान। जब वो सब कुछ कर सकता है, इतनी बात कह दी, उन्होंने संत गुरुओं की बात को ही दोहराया, तो उसमें बुरे मानने वाली बात नहीं है। लेकिन एक अनुरुद्धाचार्य ने यह कह करके कि आपके नरसिंह का अवतार धर के उनके शरीर को फाड़ सकता है, ये इस बात को बढ़ावा देता है कि कोई न कोई उसका भक्त होगा, कोई न कोई इतना सनातन के नाम पर उस अनुरुद्धाचार्य में आस्था रखता होगा कि उसकी वजह से उसका ये दुस्साहस हुआ कि उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जूता लहराया। दूसरा, मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात को यहाँ कोट करना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अपराध करने वाले से अपराध को सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है, क्योंकि वो अपराध की प्रतिक्रिया नहीं करता, उसे महानता दिखाता है, वो महानता नहीं कायरता है। इससे क्या होता है कि बार बार प्रतिक्रिया होती है, और इसके लिए मैं दोषी मानता हूँ जो 131 अनुसूचित जाति जनजाति के जो सांसद हैं, जो संसद में गांधी जी के हरजन बने बैठे रहते हैं, दलितों के ऊपर अन्याचार हो, अत्याचार हो, उनके सामूहिक बहन बेटियों के बलात्कार हो, उनके दिन दहाड़े कत्लेआम कर दिए जाएं। अभी एक वाल्मीकि भाई को पीट पीट करके मार दिया, वो बेचारा अपने बचाव की चीख पुकार करता रहा, लेकिन इन क्रूर सनातनी हिंदू मारने वालों को रहम नहीं आया और वाल्मीकि जयंती से पहले ये संदेश दे दिया वाल्मीकि समाज को कि आपकी हमारे सामने कोई औकात नहीं है और आप हिंदू धर्म के अंग नहीं हैं। वो केवल मुसलमानों को डराने के लिए हिंदुओं की मेजॉरिटी बताते हैं, लेकिन सही माने इनके धर्मशास्त्रों के अनुसार जो हिंदू हैं वो ऊपर के 3 ही वर्ण आते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। यही मनुवादी अपने आप को हिंदू कहते हैं, यही सनातनी कहते हैं और यही विषमता की बातें पैदा करते हैं। ये इस देश में पिछड़े समाज के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को दहशत में रखना चाहते हैं, डरा के रखना चाहते हैं। तो जो 131 सांसद हैं, इन्होंने कभी दलितों के ऊपर अन्य अत्याचार में किसी ने इस्तीफा नहीं दिया और कहते हैं हम डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं। एक तो बौद्ध संत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब उनका हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ था, जो पिछड़े समाज के अधिकारों के लिए था, संपूर्ण देश की नारी के सम्मान के आर्थिक अधिकार की बात थी, जब उनके अधिकार की बात नहीं मानी गई तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पार्लियामेंट से रिजाइन दे दिया मंत्री पद से। और एक डॉक्टर अम्बेडकर के 131 वो गांधी के हरजन हैं कि इनकी समाज का आदमी पिटता रहे, इनकी बहन बेटी की इज्जत होती रहे, लेकिन ये जो है आंख मीच करके मलाई खाते रहते हैं। इसलिए मैं अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के माध्यम से देश के सभी अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यक समाज के उन नौजवानों को जिनके ऊपर इस देश में मनुवादी मानसिकता लोग वन्य अत्याचार कहते हैं, उनको सबको एक होने का आह्वान करता हूं और वो अखिल भारतीय मंगल मैत्री महासंघ के बैनर तले आए। आप सभी को इस तरीके से सशक्त किया जाएगा प्रबुद्ध तरीका से कि आप अपने मान और सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करेंगे और आने वाले चुनाव में जो गांधी के 3 बंद रिजर्व सीटों से चुन के जाते हैं 131 सांसद, इनमें से कोई जरूरी नहीं है कि पार्टी के नाम से चुन के जाए। आप आवाज़ बुलंद करने वाले, मान और सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने वाले निर्दलीय प्रत्याशियों को उतारो और जिताओ। यही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की डबल वोट के जो अधिकार की बात थी, उसमें यही था कि दलों के माध्यम से जो जाएगा वो दब्बू जाएगा। ये जितने के 131 सांसद हैं, ये दब्बू हैं और ये इतने दब्बू हैं कि इनको मान सम्मान की और समाज की सुरक्षा नहीं है। दूसरा, मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कहूँगा कि आपको बहुत वीटो पावर है। आप स्वयं इस देश की जुडिशरी के सम्मान के लिए, समस्त भारतों के नागरिक के सम्मान के लिए अगर इस तरीके से जो गैर कानूनी कार्य किया गया है,
आप स्वतः संज्ञान लेकर के ऐसे अनुरुद्धाचार्य को और ऐसे राजकिशोर जैसे एडवोकेटों को कानूनी तरीके से दंडित करें ताकि लोग न्यायपालिका में विश्वास बना रहे और भारत के नागरिकों के मान और सम्मान की रक्षा हो सके। अन्यथा दबंग कोई कहीं भी भारत के नागरिकों का अपमान करता रहेगा और आप क्षमाशीलता का परिचय देते रहना, ये देश के लिए निंदनीय है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और एक बार पुनः अखिल सर क्या कहना चाहेंगे जो CGI जी के ऊपर जो एक संविधान विरोधी के द्वारा जो जूता फेंकने की कोशिश की गई थी, इस घटना को देखते हुए और जो अनिल मिश्रा जी हैं जो ग्वालियर के जो बाबा साहब के लिए अभद्र टिप्पणियाँ करते रहते हैं, ऐसे संविधान विरोधियों के लिए क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार की इन पर सजा होनी चाहिए? मैं देवेंद्र कुमार सौरखिया, ये आज का मैटर है, इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी बड़ी कुर्सी के ऊपर में अगर कोई इस तरह की हरकत करता है, नीच हरकत करता है, हालांकि वो अपने कार्य में सफल नहीं हो सका, उसे पकड़ करके बाहर ले जाके जुतियाया गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज हम जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जी की बात अकेले की नहीं है, ये उस कुर्सी की वजह से BR गवई जी के ऊपर में ये किया गया है। तो ये BR गवई जी के ऊपर में व्यक्तिगत नहीं है, ये कुर्सी के ऊपर में हमला था। तो उसके लिए गवई जी को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट उसके ऊपर चलानी चाहिए और उसको जेल भिजवाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में अटेम्प्ट करना हुआ क्या, कुछ दिन पहले वो एक वो कौन सा वो आचार्य है जो कथा बता कहता रहता है ना, क्या नाम है वो, जिसकी बहन जो है उसके साथ भाग गई है, वो क्या मुसलमान के साथ भाग गई है, वो क्या कहते हैं उसको, तो वो टिप्पणी कर रहा था। कोई मूर्ति निकली होगी, विष्णु जो है यहाँ पे बता रहे थे कि वो विष्णु भगवान की मूर्ति बता रहे थे उसको, तो खजुराहो में, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि वो ये चाह रहा था कि गवर्नमेंट को दिशा निर्देशित किया जाए। भाई कोई चीज़ है तो आपकी कोई प्लेंट जो आपने जो है प्रार्थना की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, कोई ज़रूरी तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट आपकी वो कर ले, उसको सहमति दे दे। तो बस घटना वहीं से वो हुई है कि उन्हें कहा सनातन, उनको सनातन का इतिहास भी नहीं पता होगा, सनातन शब्द आया कहाँ से, क्योंकि ये जो लोग हैं ये फर्जी इतिहास बनाने वाले लोग हैं। फर्जी इतिहास का मतलब आप समझो कि काव्य या जो कविताएं हैं या इनके माध्यम से जो अपने ये ग्रंथ बना लेते हैं कविताओं के रचनाओं को, तो उन ग्रंथों को ये इतिहास बता करके पेश करना चाहते हैं और उसी के ऊपर में जो है ये सब कुछ चल रहे हैं। दूसरी चीज़, इसका सीधा संबंध होता है सत्ताधारी दल से। ये सब जो हो रहा है आज की तारीख के अंदर में, जैसे ग्वालियर में जो बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापना नहीं करने दिया जा रहा है, जैसे मनु की मूर्ति उन्होंने वहाँ पे जयपुर के अंदर में कोर्ट हाई कोर्ट के सामने जो है लगा रखी है। तो ये सब चीज़ें इसलिए की जा रही है कि इनके हौसले क्यों बुलंद हैं, क्योंकि आज इनकी सत्ता है और सारा कॉकस सारा इकट्ठा होकर उस पावर का मिसयूज करने में लगा हुआ है। इसीलिए तो जो अभी जो इंडिया गठबंधन जो है वो इकट्ठा होकर के इन्होंने संविधान की आवाज़ उठाई और संविधान को बचाया। जो शेड्यूल कास्ट के ठेकेदार हैं, जिन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति जो कानून था उसको कमज़ोर करने का काम किया, आज फिर से वो दोबारा से जिंदा होने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी वजह से 11 साल से आज जो है उनका भाई जो है नरेंद्र मोदी देश में प्रधानमंत्री बना हुआ है। समझने की बात यह है, जिसका अंडा विधायक आता हो या एक आध विधायक कहीं चुन जाता हो और वो उनके जो है मूर्ख
सपोर्टर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनेगा वो, मुख्यमंत्री बनेगा वो, जिसका एक विधायक और एक सांसद नहीं जीत सकता। ऐसे लोगों तो समझने की बात है, उनके पास में सिर्फ ये है कि उनका पिछलग्गू हैं वो भारतीय जनता पार्टी इस बार ये देख रही है कि इंडिया गठबंधन की वजह से और वो सत्ता से बाहर हो गए, वहाँ भी बेईमानी से उन्होंने 60-70 सीटें वो जीती हैं, उसकी वजह से वो सत्ता में आए केंद्र के अंदर में। वोट चोरी का जो आजकल जो नारा चल रहा है ना, वोट चोर गद्दी छोड़, वो हकीकत पता लग गई है सबको कि इन्होंने हर विधानसभा में 50,000 वोट फर्जी बढ़ा दिए हैं। उसके चक्कर में 40 लाख वोट बढ़ा दिए इन्होंने वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर में, जिसकी वजह से सत्ता आई। हरियाणा में तो अब स्पष्ट खुल के ही आ गया कि वहाँ पर तो इन्होंने जो भी गल्लूगारा किया है, जितने भी बेईमानी करी है, उसकी वजह से ये सत्ता में आए हैं। तो जितने भी अब चुनाव हुए हैं पिछले 3-4 विधानसभाओं के, उनमें सब में बेईमानी करी है। लोकसभा में 2014 से बेईमानी होती चली आ रही है। और ये हो किससे रहा है? ये सब इकट्ठे हो गए हैं कॉकस, जो विदेशी कॉकस है ना, विदेशी कॉकस जो इंडिया में बसे हुए हैं, वो सब का सब इकट्ठा हो गया है और वो किसी भी तरह सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। तुम्हारे वोटों को काट करके, तुम्हारे मरे हुए वोटों को जिंदा रख करके और तुम्हारे जीवित व्यक्तियों के वोट काट करके, और किसी भी तरह इनको सत्ता में आना है। आपके वोट काट दिए, आपके पिताजी मर गए हैं 20 साल पहले, उनका वोट आज भी जिंदा है। यही तो चल रहा है। चल क्या रहा है? बेईमानी हर तरह से। एक बार बताइए, वोट पड़ने के बाद तो वो होना नहीं चाहिए, जिस समय वोट पड़ रहा है उस समय लिस्ट जो होती है उसमें देखते हैं कि किसी का वोट पड़ गया, उससे लेते हैं। किससे? जो पीठासीन अधिकारी है वो बताता है कि ये वोट इसमें नहीं पड़े हैं, ये आप डाल लो, पर्ची ले आओ, मैं बना के वो कर दूंगा, आप जो है कर लो। बहुत सी जगह ऐसा होता है, मैंने देखा है, व्यक्तिगत देखा है भाई। मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे सिस्टम की जो कमियां हैं, लीक पोल हैं, उनका फ़ायदा वो लोग उठाते हैं, उसकी वजह से वो सत्ता में आते हैं। हमारा समाज तो बाबा साहब के टाइम में सो रहा था, आज भी सो रहा है, और संभावना ये है, उम्मीद करता हूँ मैं, भविष्य उनका इसी प्रकार चलता रहेगा। वो ऐसे ही रहेंगे सोते हुए। आराम बड़ी चीज़ है, मुँह ढक के सोइए, किस किसको याद करे, किस किसको रोइए। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। उसी की वजह से इनकी हौसले बुलंद हैं। तो ये सोने वाले जो लोग हैं ना, ये समाज के गद्दार हैं, है ना। और जैसे मूर्ख लोगों की भीड़ को इकट्ठा करके कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, बीजेपी को ये दिख रहा है कि जो है वो सत्ता से बाहर हो रही है, और अगर उत्तर प्रदेश उनके हाथ से गया तो ये देश उनके हाथ से गया। इसलिए वो पूर्ण ताकत लगा करके, और इस चुनाव में विधानसभा 2027 के अंदर में फरवरी में, और वो करो या मरो की स्थिति में ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके लिए अभी से उन्होंने तैयारी करानी शुरू कर दी है, पैसा देना शुरू कर दिया है। पिछली बार एक वीडियो लीक हुआ था, कोई वो मुस्लिम वो है, तो उसने कहा था कि 350 वोटों की जो है 6 करोड़ रुपए के हिसाब से 300 करोड़ 50 वोट हमें चाहिए और 300 करोड़ रुपए आपको मिल जाएगा। ये डील हमने अखबार के अंदर में, कटिंग वटिंग भी थी, मैंने देखा, तो वो अभी भी उस पर चल रहा है, व्हाट्सएप पे चल रहा था। तो समझने की बात है कि जिनके लिए आपके वोट की कोई वैल्यू नहीं, आपके वोट को, उस अधिकार को जो ख़त्म करार देना चाहता हो, और जिनका भैया जो है प्रदेश आज राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जो बना हुआ है, उन्हीं की वजह से बना हुआ है। क्योंकि होता क्या है कि आपका वोट निर्णायक नहीं होगा तो बेकार हो जाएगा। वोट देना नहीं देना एक बराबर हो जाएगा। वो किस लिए हो जाएगा कि या तो आप पक्ष में हो या विपक्ष में, या तो आपको हराने की ताकत होनी चाहिए या आपको जिताने की ताकत होनी चाहिए। लेकिन जब आप ऐसी जगह वोट डाल देते हैं, ना वहाँ जिताने की ताकत रहेगी ना हराने की ताकत रहेगी, तो आपका वोट शून्य हो जाता है ना। और बीजेपी चाहती है कि शेड्यूल कास्ट में खासकर जाटव समाज का वोट शून्य हो जाए। क्यों? ना तो आप विधायक बना पाओगे, ना विधायक जिता पाओगे। आपका वोट शून्य हुआ तो फायदा किसको होगा? भारतीय जनता पार्टी को होगा। तो मैं तो यही बात कहना चाहता हूं कि हमारे समाज को जागो, सोते हुए लोगों जागो,
अपने अधिकार की रक्षा करो, आपके वोट के अधिकार की रक्षा करो। जिस समय पूर्व में मेरे सुनने में आया था कि पूर्व विधायक जो थे उन्होंने लगभग 20,000 वोट जाटव समाज के यहाँ से कटवा दिए थे। मैंने आपको बताया उसी प्रकार से, तभी तो वो वहाँ से 50,000 वोटों से जीते थे। वर्तमान विधायक जिस दिन से विधायक बने हैं तब से वो जब भी जहाँ जाते हैं तो फार्म 6 और वो कटवाने वाला फार्म दोनों लेके जाते हैं। 6 9 होता है, कौन सा है वो, 9 ही है, फार्म 9 है। हाँ, वो जो है दोनों फार्म लेके साथ जाते हैं। किसका कटवाना है, एक आध वोट, 1-2 वोट रोजाना बढ़ा दो, 1-2 वोट रोजाना घटवा दो। इससे अब पता भी नहीं लगेगा कि आपका वोट कट रहा है, कब किसका वोट कट गया और किसका जुड़ गया। समझ रहे हो, फर्जी जुड़वा दो, असली कटवा दो। जो मर गए हैं उनके जिंदा रहने दो, जो जिंदा हैं उनके मरवा दो। कहने का मतलब कटवा दो वोट। ये प्रक्रिया चल रही है। आज की तारीख में विपक्ष कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ये तो जिस दिन से सत्ता में आते हैं दोबारा से, तो फिर उसी दिन से फिर दोबारा लग जाते हैं इनके विधायक। उनको निर्देश है कि सोना नहीं है, जो सो रहा है उनको उड़ाना है, वोट कटवाने हैं उनके। ये कार्रवाई चल रही है। तो ये सीजीआई गवाई जी अपने ऊपर सोचें। आजकल मैं कुछ देख रहा था तो कुछ चैनल्स ये दिखा रहे थे कितने उदार हैं BR गवाई जी। उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जो बेइज्जती करवाई उस कुर्सी की, उसके लिए वो क्षमा के प्रारंभ वो भी नहीं है, क्षमा के भागीदार नहीं है कि उनको क्षमा किया जाए। क्यों? उस व्यक्ति ने उस कुर्सी की बेइज्जती की है, ना कि किसी व्यक्ति की। तो उसके लिए बाबा साहब ने जो कहा था ना, बाबा साहब ने एक अधिकार संविधान में ये दिया है कि आपके ऊपर कोई अगर आपको मारने की कोशिश कर रहा है और आप अपने बचाव में उस सामने वाले की अगर जान चली जाती है तो आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर या उसको मारने का मुकदमा आपके ऊपर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसने आपके ऊपर हमला किया है। ये बाबा साहब संविधान के अंदर में आपको अधिकार देके गए थे। इनके ऊपर जब कुर्सी के ऊपर में हमला हुआ है तो इनको कुर्सी की मर्यादा का ध्यान रखते हुए BR गवाई जी को इन दोनों को जेल भेजना चाहिए। एक तो वो कौन सा कथावाचक है उसको, और दूसरा इस व्यक्ति को जिसने जूता निकालने का प्रयास किया उनको फेंकने के लिए, है ना। तो ये उसने कुर्सी की पीठ, उसकी कुर्सी की जो है बेइज्जती की है, तो उसके ऊपर में एक्शन जरूर होना चाहिए, ताकि और कोई व्यक्ति ऐसा धर्मांध और सनकी बेवकूफ़ टाइप का, ऐसे बहुत से लोग हैं। बताइए, वो उसका जो है 60 साल का होगा मेरे अंदाज में, सीनियर वकील है वो, उसको खुद को सोचना चाहिए उसकी स्थिति क्या हुई। लोगों ने बाहर ले जाकर जुतिया आया वो ढंग से, मैंने जो सुन रहा है 1-2 चैनलों में देखा मैंने, तो वहाँ पे उसको ढंग से जुतियाया है, और उसके साथ में 2-4 जो लोग और थे उन वकीलों को भी जुतियाया है। लेकिन इनके ये इतना दंड काफ़ी नहीं है, इनको जेल जाना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के अलावा NSA लगना चाहिए, क्योंकि उसका इतना दुस्साहस कि भारत के चीफ जस्टिस के ऊपर उसने अटेम्प्ट यानी को हमला करने की कोशिश की, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसलिए व्यक्तिगत उसमें ना जा करके जो चैनल कुछ बढ़ाई कर रहे हैं, अरे वो कितने शालीन हैं, वो सिर्फ आपको मूर्ख बना रहे हैं। मूर्ख इसलिए बना रहे हैं कि अगर ये एक्शन ले लेगा तो उनका भाई जो है जेल चला जाएगा, कंटेम्प्ट होगा तो उसके अंदर कितनी सज़ा होगी, ये भी एक अलग मापदंड होगा। इसलिए ऐसे लोग सज़ा के पात्र हैं। जैसे ग्वालियर का ये कौन है वो अनिल मिश्रा, और ये ऐसे लोगों को तो जेल ही इनका एक स्थान है होना चाहिए, और जेल के अंदर में और इनको ढंग से चक्की भी पिसवानी चाहिए। खाली ऐसे नहीं कि जेल भेज दिया, वहाँ जाकर के इनको शारीरिक श्रम भी करवाएं इनसे, तभी जाकर के इनकी स्थिति सही बनेगी। मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए। अभी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।